नमस्कार, वाई फैक्टर की स्पेशल एपिसोड में मैं अजय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। इस खास एपिसोड में बात होगी मीडिया की, मीडिया के सामने चुनौतियों की और मीडिया के भविष्य की, और बात करेंगे जो यंग ब्रिगेड मीडिया की दुनिया में इस वक्त निकल करके आ रही है। और इस खास बातचीत में, इस खास प्रोग्राम में इस वक्त हमें एशिया के न्यूज़ एंड मास कम्युनिकेशन के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इस खास सफ़र पर और युवा पत्रकारों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में देश को लेकर के क्या कुछ सवाल हैं और उनके लिहाज से मीडिया का भविष्य है क्या। इस वक्त हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में हैं और जैसा कि आपको पता है कि आईआईएमसी की यहाँ हेडक्वार्टर के अलावा 5 और भी जगह ब्रांचेस हैं, लेकिन सबसे अहम माना जाता है इस ब्रांच को। और इस वक्त हम अपने कुछ यंग मीडिया प्रोफेशनल्स जो कि भविष्य है मीडिया का, उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे और वो समझने की कोशिश करेंगे कि वो मीडिया के बारे में उनकी राय है क्या। आपका नाम? मेरा नाम राहुल है और मैं इंग्लिश जर्नलिज्म कर रहे हैं इस बार का स्टूडेंट हूँ। तो राहुल, क्या सोच करके आपने आईएमसी के बारे में सोचा? ये भारत के सबसे अच्छे पत्रकारिता के संस्थानों में आता है। तो मैं जर्नलिस्ट, मैं बहुत पैशनेट हूँ जर्नलिज्म को लेके, तो मुझे इससे बेहतर और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लगी। एज़ राहुल सेड कि इंग्लिश स्कूल से ही पहले से हम भी हैं, तो यहाँ पे मतलब इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है पढ़ने में, लेकिन हिंदी थोड़ी हो जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि आगे जाके हिंदी में करियर भी मैं नहीं देखती हूँ ऐसा इन पर्टिकुलर। तो मेरा मेन पर्पस यही था इंग्लिश जर्नलिज्म में आने का। फिर आईएमसी क्यों, और आपको आईएमसी के बाद भविष्य क्या दिखता है? आईआईएमसी एक टैग की तरह मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि बाहर किसी कंपनी में जाना है तो वो ब्रांड ज़रूर देखते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं आईआईएमसी ही प्रेफर करूँ अपने ग्रेजुएशन के बाद। चलो, ब्रांडिंग की आपने बात की और यहाँ पे ब्रांड और एडवर्टाइजिंग को भी लेकर के बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना भविष्य तलाशने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप एड पीआर से? जी, आपका नाम? शैलजा तिवारी। तो शैलजा, आप कहाँ से हैं और एड पीआर क्यों चुना आपने जर्नलिज्म की बजाय? मैंने एड पीआर इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको इंसान को समझने का बहुत मौका मिलता है। आप अपने कंज्यूमर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आप अपने कंज्यूमर से बहुत जल्दी जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात कि आईआईएमसी इसलिए चुना कि हाँ, क्योंकि एक ब्रांड है, आपको एक ब्रांड लग जाता है इंडस्ट्री में जाने के लिए। ये एक अच्छा गेट देता है, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। सर, मेरा रीज़न यही था कि एज़ मैंने मास कॉम अपने बैचलर्स में किया तो मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिखा ये आईआईएमसी, एंड ये मुझे मेरे आगे फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी। इस चीज़ को लेके मैंने इस ब्रांड को बहुत अच्छे से चुना, क्योंकि जहाँ पर भी जाते हैं ब्रांड आपके लिए सबसे बड़ा टैग होता है और वो आपको आगे पर्सुएट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आपने चूँकि जर्नलिज्म का भी कोर्स किया, उसके बाद फिर आप एड पीआर में आ रहे हैं, इसलिए ये सवाल आपसे बनता है कि हाउ डू यू सी जर्नलिज्म विज़ पब्लिक रिलेशंस और एडवर्टाइजिंग, सो टू से? सर, मेरे हिसाब से कि जर्नलिज्म और एडपीआर को कंपेयर करेंगे तो इट्स लाइक टू डिफरेंट फील्ड, बिकॉज बट दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन द सेम वे। मतलब जर्नलिज्म इज़ लाइक आप कहीं भी जा रहे हो तो आप आगे प्रोवोक कर रहे हो या फिर आप उसका इशूज़ को आप सामने ला रहे हो कंज्यूमर के थ्रू, एंड व्हाट पीआर्स एंड एडवर्टाइजर्स डू कि वी आर हेल्पिंग देम टू प्रोवाइड अदर फ्यूचर इन्फॉर्मेशंस। एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस का फ्यूचर इंडिया में इस वक्त बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बिकॉज़ हर कंपनी को अपने बारे में या हर इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी आज पीआर की ज़रूरत है, बिकॉज़ आपको ट्रस्ट क्रिएट करना है अपनी जनता के ऊपर। तो इसीलिए एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस का फ्यूचर तो काफ़ी ब्राइट है। और आईआईएमसी क्यों? बिकॉज़ इंडिया का टॉप मास कम्युनिकेशन के लिए इंस्टीट्यूट है। यहाँ से पढ़कर बहुत मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी रिनाउंड लोग निकले हैं और हमें इस नेटवर्क का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, जो कि बहुत
हमारे लिए भाग्य की बात है। तो अगर कॉर्पोरेट इंडिया की बात करें तो करीब आप देखें तो 15 लाख कंपनियां हैं उसमें। अगर आप कागज़ पे देखें तो 7-8 लाख कंपनियां काम करती हैं। मेजर जो चंक है कंपनीज़ का वो आपका मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है। तो अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आप एक बड़ी कंपनी में जो एमएनसी है इंटरनेशनल और एक छोटी कंपनी जो कि एमएसएमई इंडियन इथोस है, तो आप दोनों में से किसे चुनेंगे और क्यों? आई थिंक एक इंडिया की एक छोटी, जैसे स्टार्टअप कल्चर के बारे में हम बात करते हैं या एमएसएमई वाली इंडस्ट्री है, उसमें इस वक्त बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का। एमएनसीज देखा जाए तो वो अपनी जगह एक तरह सेट हो चुकी है, बट सरकार की तरफ से भी यही पुश आ रहा है कि एमएसएमईज को बढ़ावा देना चाहिए। पीआर करने के लिए भी ये बहुत अच्छी जगह है, बिकॉज़ ये बिल्कुल नया फील्ड है जहाँ ज़्यादा लोगों ने एंटर किया नहीं है। तो इस फील्ड में पीआर से क्या होगा कि आप जिन कॉजेज़ हैं आप उनको लार्जली सपोर्ट कर रहे हैं और आप जनता पर पहुंचा रहे हैं। तो इंग्लिश एड पीआर और उसके बाद फिर एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है यहाँ पे हिंदी जर्नलिज्म का, और बहुत सारे हिंदी बेल्ट के जो लड़के हैं वो पत्रकारिता में अपना भविष्य बनाने के लिए आईएमसी को चुनते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ही छात्र हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने हिंदी ऑनर्स में ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएट और नेट क्वालिफाई करने के बाद यहाँ आया। मैं मास कम्युनिकेशन बहुत पहले से पत्रकारिता करना चाहता था, पर क्योंकि मैं गांव से आता हूँ, आप गांव की समस्याएं समझते हैं, पत्रकारिता का मतलब उसको दूसरे तरीके से देखा जाता है। तो जब नेट हो गया तब घर वालों को लगा कि हाँ, मैंने उनको बताया कि 1 साल तो मैं खाली ही रहूँगा, पीएचडी तो नहीं ही कर पाऊँगा, तो मुझे 1 साल जाने दीजिए वहाँ दिल्ली और मैं कर लूँगा, तब तक 10 महीने का कोर्स है। दूसरी चीज़ जो मैंने सुन रखा था आईएमसी के विषय में वो ये था कि यहाँ पहली बात कोर्स बहुत कम समय का है, 10 महीने का है। दूसरी चीज़ पढ़ाई, यहाँ पढ़ाई जिस तरह से कराई जाती है तो वो उसका है कि आप कम समय में ज़्यादा सीखने की संभावना हो, और स्वाभाविक है, ब्रांड तो है ही, तो आईएमसी एक ब्रांड के कारण भी एक आकर्षण रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा पढ़ाई और यहाँ का एकेडमिक्स माहौल मेरे लिए ज़्यादा आकर्षण रहा है। क्या लैंग्वेज एक इशू है? हिंदी पत्रकारिता, अंग्रेज़ी पत्रकारिता या एड पीआर, जब आप देखते हैं तीनों, क्योंकि आप एक लैंग्वेज के छात्र रहे हैं, तो भारत में जो भाषा है उसको लेकर के जो पत्रकारिता है क्या कहीं ना कहीं प्रभावित होती है? और क्या आपको लगता है कि जो सरोकार हैं हिंदी बेल्ट में वो थोड़ा सा कहीं पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है, और अगर मौका मिलता है तो क्या आप ऐसा करें? निश्चित तौर पर पत्रकारिता के लिहाज से अगर हम बात करें तो हिंदी पत्रकारिता अंग्रेजी पत्रकारिता की तुलना में थोड़ा कम है। अगर हिंदी पत्रकारिता की बात किया जाए तो अब वो अभी शहरी केंद्रित हो गया है, जबकि कायदे से तो ये चाहिए था कि गांव की भाषा और गांव की पत्रकारिता करनी चाहिए थी। तो वो एक बड़ा मुद्दा है, जन सरोकार के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं उस प्रकार के हिंदी पत्रकारिता में, और मौका मिलेगा और संपादक अनुमति देगा तो क्यों नहीं करना चाहेंगे हिंदी गाँव की बातें और जन सरोकार की बातें। सर ये तो जर्नलिज्म का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट रहा, और मुझे जर्नलिज्म में इंटरेस्ट भी था, मैं फॉर्म वगैरह भरे भी और मेरा एंट्रेंस वगैरह क्लियर हो गया, तो फिर मैं आ गया। और साथ ही साथ यहाँ के माहौल के बारे में भी पता चला कि यहाँ से लोग पढ़ के जाते हैं और अच्छे अच्छे इंडस्ट्री में काम भी करते हैं, और यहाँ की पढ़ाई जो है वो जहाँ जहाँ और भी जर्नलिज्म जहाँ जहाँ पढ़ाया जाता है देश में उसके अपेक्षा में बहुत बेटर है यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात है। तो फिर भविष्य आप क्या देखते हैं, और मौका मिला आपको तो कहाँ, आपकी अपनी पसंद क्या है और क्या आप चयन करना चाहेंगे? मौका तो मिलेंगे बाद जी। मैं चूँकि मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो मैंने ग्रेजुएशन BHU से किया है, और मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, बनारस में भी रहा हूँ, तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं प्रयास करूँगा उत्तर प्रदेश में ही कहीं अपने जर्नलिज्म करूँ। और भाषा की बात करूँ तो हिंदी ही रहेगा, प्रयास तो ये रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर मैं ग्रामीण मुद्दों पे अपनी जर्नलिज्म फोकस करूँगा, क्योंकि आज भी ग्रामीण कई समस्याएँ हैं और वहाँ से अच्छी रिपोर्ट्स नहीं आती हैं, तो प्राथमिकता वही रहेंगी, फिर बाद में देखा जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ें सीखते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल। अब ये जो अंतर है वो कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी की वजह से धीरे धीरे कम हो रही है, तो शहर या जो पत्रकारिता है वो गांव भी पहुंच रही है, और उम्मीद ये की जा सकती है कि जो इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे जल्दी आ पाएंगे। जहां पहले बहुत वक्त लगता था अब थोड़ा सा कम वक्त लगेगा। आप अपने बारे में बताएं, और किस कोर्स में? मेरा नाम सुदीप अग्रहरी है, मैं हिंदी पत्रकारिता से हूँ और मैं अमेठी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और मेरा बैकग्राउंड है कि मैंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में की है। ये मेरे लिए नई फील्ड है, मैंने इस फील्ड को चुना है क्योंकि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने यहाँ के इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट को सर्च किया तो मुझे आईएमसी दिखा। इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब आपने क्या किया? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में ये टेक्नोलॉजी के बाद बिल्कुल ये मास कम्युनिकेशन के लिहाज से ये पूरा शिफ्ट कैसे? ये मेरी तरह पूरा शिफ्ट ही है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कॉलेज में भी रहता था तो वहाँ पर मैं ये सब एंकरिंग भी करता था या मिमिक्रीज भी करता था, इसे परफॉर्मेंस करता था। बाकी मुझे सोशल जो भी टॉपिक्स होते हैं उनसे उन पर चर्चा करने, उन पर डिबेट करने की मतलब बहुत अच्छी आदत थी, तो इसलिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये आईएमसी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है।
और यहाँ से मैं कहीं ना कहीं अच्छा एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ये तो चलिए, ये तो आपके शौक़ की बात रही है, आपका एक तरह से इंटरेस्ट रहा कि आपको इस तरह के प्रोग्राम्स करना पसंद है। लेकिन जब आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपने किया तो आपने एक तरह से वेस्ट किया, और वो जो शिक्षा आपने ग्रहण की वो किस तरह से काम आएगी, और क्या आप इसको जर्नलिज्म से किसी तरीके से जोड़ सकते हैं? मैं मानता हूँ कि आदमी जो भी सीखता है कहीं ना कहीं उसका यूज करता है। तो मैंने भी जो भी सीखा है अपने इंजीनियरिंग के दौरान वो मैं कहीं ना कहीं इसमें यूज करूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी यूज करते हैं उतना हम टाइम की बचत करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों चुना, क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण फील्ड से हूँ कि मुझे ड्यू में आने का एक था कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, ड्यू से करना है। तो वहाँ भी कोई एम नहीं था, बट मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया तो मैंने उस फील्ड में पढ़ा, आगे चीज़ें की, तब लगा कि नहीं मुझे अपने हिसाब से फील्ड में जाना चाहिए। तो मैंने अपनी हिसाब से चीज़ें चुनी, लेकिन जो चीज़ें मैंने सीखी है मैं उसको यहाँ पर अप्लाई करूँगा और उसको आगे ग्रोथ की ओर। चूँकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं और अभी आपने देखा होगा कि नए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उभर करके आ रही हैं। जैसे आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, वो सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर आप इस फील्ड को चुनते हैं और जो समस्याएं हैं, या फिर जो टेक्नोलॉजी एज अ जर्नलिज्म एक फील्ड है जिसमें बहुत कम लोग काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं वो फ्यूचर होने जा रही हैं, या फिर आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करें, मोबाइल की दुनिया में भारत अब लगातार तेज़ी से विकास कर रहा है। तो इंजीनियरिंग का जो फील्ड है, मुझे लगता है अगर आप जर्नलिज्म से मिक्स करें तो एक नीश आप क्रिएट कर सकते हैं और अपना मुकाम जो है वो बाकी जो अपने छात्र हैं उनकी तुलना में बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल इसी उद्देश्य के साथ कहीं ना कहीं मैं इस फील्ड में आया भी था, और मैंने जो अभी तक मेरा स्ट्रीम चुना है, मैंने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स और साइंस टेक को ही चुना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है और मैं उस चीज़ को पढ़ता भी हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में। और उसके साथ ही मैं साइंस की जो नई चीज़ें आती हैं, जो नई लॉन्चिंग होती हैं, उसको मैं चाहता हूँ कि वो भी चीज़ें पब्लिक तक, मास कम्युनिकेशन का क्या काम होता है, कम्युनिकेशन का काम होता है, तो हम चाहते हैं कि वो भी कम्युनिकेट हों पब्लिक वेलफेयर तक। अगर पब्लिक उसको यूज़ करती है तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए एक हेल्पफुल होता है। धन्यवाद। तो अब हम अगले हिस्से में अब इन्हीं जो छात्र हैं, जो नई पीढ़ी है, उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनका मोटो या उनका उद्देश्य है क्या, और वो कैसे बाकी भीड़ से अलग रहेंगे। क्योंकि अगर आप अलग नहीं हैं और कुछ आप एक्स्ट्रा नहीं दे पा रहे हैं तो ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव होने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ये बातचीत लगातार जारी है। और इस गीत के बाद बहुत रोमांटिक रही है। Ahead of the trade negotiations that are slated दिवस के साथ it have undergone 9 revisions. Kuwait with 903 rating points is 34 points behind Smith 900. All India Radio. The news read by Anuja Kumar. नमस्कार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यूज़ मीडिया की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम हासिल करने वाला पूरी दुनिया में मशहूर प्रशिक्षण संस्थान। इस संस्थान ने देश को कई सफल पत्रकार, एडिटर और एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर दिए। मीडिया की बदलती दुनिया भविष्य की चुनौतियों से दो चार हो रही है, और इन्हीं चुनौतियों के बीच अपनी अलग पहचान को सम्मान का मौका था कनेक्शन 2020। आईएमसी अपने पुराने छात्रों को उनका मनोबल बढ़ाने और संस्थान से निकलकर उनका नाम रोशन करने के लिए सम्मानित करता है। इस बाबत जनसंचार की अलग अलग कैटेगरीज में 36 श्रेणियों में छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिए गए। इसमें विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप 21,000 से 51,000 रुपये तक का चेक, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त 35 छात्रों को स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई। भारतीय जनसंचार संस्थान विश्व का पहला ऐसा एकमात्र संस्थान है जिसने अब तक उर्दू,
उड़िया, गुजराती, मराठी और हिंदी जैसी 5 आधुनिक भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उनमें प्रशिक्षित युवा संचार कर्मियों ने देश विदेश के संचार परिदृश्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इनका अध्यक्ष प्रसाद सान्याल ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर IIMC के महानिदेशक KS दत्वालिया, DD न्यूज के महानिदेशक मयंक अग्रवाल, IIMC के ADG सतीश नंबूद्रीपाद, मुख्य आयोजक सुप्रिय प्रसाद सहित भारत, नेपाल और बांग्लादेश के कई एलुमिनीज ने कार्यक्रम को सफल बनाया। आने वाले सालों में मीडिया का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर के युवा पीढ़ी क्या सोचती है। इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के कुछ छात्र हमारे साथ हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज में यहाँ से पढ़ाई करने के बाद बहुत जगह नौकरियाँ भी कर रहे हैं। आपका नाम? हर्षवर्धन। तो हर्ष, अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं और अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो नए मीडिया के क्या चैलेंज आपको दिखाई दे रहे हैं? सर, जैसे मैं सोच रहा था कि मुझे टीवी में काम करना है, तो ऐसे टीवी में जॉब नहीं मिली थी, तो एक वेब पोर्टल में जॉब मिली। वेब पोर्टल नहीं, न्यूज़ ऐप है इन शॉर्ट्स, तो मैं उसमें जॉब कर रहा हूँ। तो हालांकि ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं है, लेकिन उसके स्टाइल शीट में ढलने में समय लगता है और डेली आपको जब खबर लिखनी होती है तो नए एंगल ढूंढने होते हैं, क्योंकि एक एंगल से आप डेली खबर लिखेंगे तो चलेगी नहीं। तो ये कुछ चैलेंजेस होते हैं, बाकी हम डेली सीख रहे हैं उन चीज़ों से। तो सोशल मीडिया का एकदम एक तरह से जो फोकस है वो है। आप कहाँ काम करते हैं? जी सर, एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल है, उसी में काम कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल, मतलब किस तरह से आप देख रहे हैं और आपको कुछ लग रहा है आपके भविष्य के लिए चैलेंज? सर, मुझे लगता है चैलेंज सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, और जितना बाहर से ये सॉफ्ट लगता है उस बहुत ज़्यादा टफ है अंदर से, क्योंकि इतना हार्श लगातार खबरें आती है, उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है। यही चैलेंज सबसे बड़ा मुझे लगता है। जो प्रेशर है उसको हैंडल करना। आप अपने बारे में बताएं थोड़ा सा, और आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या रहा अभी तक के सफ़र में? मैं फ़िलहाल वेब मीडिया में काम कर रहा हूँ, और मेरे लिए खास के अभी तक जो चैलेंज लगा है कि एक जॉब की जो मारामारी है खास के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, कि जब तक आपके पास कोई पहुँच ना हो या पैरवी जब तक नहीं होती तब तक आप जॉब नहीं पा सकते। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चैलेंज है कुछ न्यू कमर के लिए, जो जिनको जॉब चाहिए। जैसे कि अभी पढ़ाई करके जो छात्र यहाँ से निकलेंगे, तो उनके पास जब तक पैरवी नहीं होगी, कैंपस प्लेसमेंट अगर उसको मिल जाता है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो फिर उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है जॉब के लिए। सही बात है। थोड़ा सा ये तो है कि जो पहचान है, लेकिन पहचान मुझे लगता है अपने आप से बनाई भी जा सकती है, और कुछ नीश आपको रखना पड़ेगा, कुछ तो स्पेशल रखना पड़ेगा जिससे इंडस्ट्री आपको ले। आप मेरे ख्याल से PR में काम करते हैं, तो किस तरह का डिफरेंस है आपको लगता है कि आप जो सोच के आए थे वो मिला? मीडिया के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो सोशल मीडिया है। आज के टाइम पे लोग मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ रुख कम ही करते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया हर टाइम अवेलेबल है और सबसे तेज़ है और हर जगह अवेलेबल है, वो टिप पे अवेलेबल है। तो लोग टीवी, अखबार और रेडियो की तरफ लोग जा रहे हैं, बट बहुत कम जा रहे हैं। पहला जो उनका चुनाव होता है, पहला जो उनकी प्रायोरिटी होती है वो होती है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के दौर में इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात करूं, तो अभी इस समय बहुत ज़्यादा चुनौतियां उनके लिए, और आगे आने वाला समय है वो भी काफ़ी कठिन होने वाला है। आप सही कह रहे हैं, न्यू और सोशल मीडिया का ही ज़माना है। आप कहाँ काम कर रहे हैं और किस तरह के चैलेंजेस और नई तैयारियाँ किस तरह की? मुझे लगता है कि अभी मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा मार्केट का प्रेशर है। वो भी अपने प्रोग्राम्स को या कंटेंट को इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि उनको प्रॉपर तरीके से ऐड मिल सके, उनके TRP बेटर हो सके। तो मार्केट का एक प्रेशर अभी भी मीडिया झेल रही है, इस वजह से उनकी ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी सी प्रभावित होती रहती है। बिल्कुल सही रहे, मार्केट से मुझे लगता है कुछ भी अछूता नहीं रह गया है, और इसलिए नए परिवेश में या नए तौर तरीके ज़रूर ईजाद करने होंगे। अगर नीश की बात करें, आप लोगों के सामने कुछ चैलेंजेस आए जब आपने मीडिया ज्वाइन किया? डिजिटल मीडिया मैंने ज्वाइन किया था, तो जितना मुझे लगा था कि हेक्टिक होगा उससे कई गुना ज़्यादा हेक्टिक निकला, क्योंकि दिन भर काम, मतलब आने टाइम भी रास्ते पे मैं मोबाइल देख रही थी। तो अगर लोग सोच के जाए ना कि 9 to 5 प्रॉपर जॉब है, तो ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज़ 9 to 5 के दौरान नहीं आती, न्यूज़ कभी भी आ सकती है। तो दैट इज़ द थिंग कि आप रेस्ट नहीं ले सकते, कभी रेस्ट नहीं ले सकते, और उसी चैलेंज के लिए तैयार रहना है। आप क्या कहेंगी और आप क्या सोचती हैं नए माहौल के बारे में, नए उभरती हुई मीडिया के बारे में? मुझे लगता है कि मैं एक न्यूज़ एजेंसी में काम करती हूँ, तो जो चैलेंजिंग मुझे लगता है वो लगता है एक्यूरेसी, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट है। तो आने वाले टाइम में ये और बढ़ जाएगा। हमारे पास बहुत तरीके से, बहुत सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन रहेगा, और स्पीड के चक्कर में कहीं ना कहीं एक्यूरेसी लूज़ हो जाती है। तो मुझे लगता है ये एक काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ है कि हम जो भी डिलीवर करें वो एक्यूरेट हो,
ये एक चैलेंज फ्यूचर में आई थिंक इट्स गोइंग टू। कंपटीशन के साथ स्पीड, लेकिन स्पीड के साथ एक्यूरेसी, यानी जो फैक्ट है वो गलत ना हो, क्योंकि उससे आपकी क्रेडिबिलिटी प्रभावित होती है। आप अपने एक्सपीरियंस का मैं जैसे न्यूज़ एजेंसी में काम करती हूँ तो हमारे पास अलग अलग सोर्सेज से खबरें आती रहती हैं, लेकिन अगर मीडिया ने स्टैंड नहीं लिया और हर एक नागरिक खुद को एक मीडिया पर्सन समझने लग गया तो जो एक मीडिया एथिक्स होगा वो कोई फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास एक एंगल होता है, हमें पता है कि कहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, लेकिन कहाँ पे हमने बचना है कंट्रोवर्सी से। हमने लोगों को अनबायस्ड चीज़ें दिखानी है, लेकिन एक लोकल आदमी को, कॉमन मैन को ही नहीं पता है, तो वो इन सब रूल्स को ब्रेक करके कुछ भी पोस्ट कर देगा, जिससे क्या होगा कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है, गलत चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, लोगों पे गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों से बच के रहना है और हमें वो एथिक्स जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं और लोगों को सही चीज़ पहुँचानी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो एडिटोरियल कंट्रोल है वो कम से कम सोशल मीडिया में नहीं दिखाई जाता, और वो शायद सबसे बड़ा चैलेंज है मीडिया के लिए भी और जो नए प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी। आप क्या कहेंगे? सर, यहाँ सभी लोगों ने तो बात की कि मीडिया के क्या क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं मीडिया में, पत्रकार हैं, उनके सामने क्या क्या चैलेंज है। क्योंकि देखिए ये एक व्यवसाय है, हम सभी लोग जानते हैं व्यवसाय है, तो लेकिन ये अलग तरह का है, क्योंकि आपको पत्रकारिता की जो क्रेडिबिलिटी उसको बनाए रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी, और असली जो क्या आप बोल चैलेंज वो हम ही लोग के सामने है कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी बचाए या पैसे कमाए। तो पैसा तो चाहिए हमको, लेकिन उसके साथ साथ जो हम कर रहे हैं वो एथिकल है कि नहीं। उससे फेक न्यूज़ हो गई, जैसे उसे लोग मर जा रहे हैं और हत्याएं हो रही हैं, लूट मार हो रहा है, मॉब लिंच हो रहे हैं लोग, तो ऐसा काम हम ना करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि चैलेंज ये है कि आप एक तरह से तो मीडिया इंडस्ट्री है ही है, और इंडस्ट्री के साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी इसके साथ बहुत ज़्यादा हैं। बताएं सर आपका एक्सपीरियंस ये है कि आजकल जो है फेक न्यूज़ का काफ़ी वो है मीडिया में। अगर आप कोई भी फेक न्यूज़ आती है तो ट्विटर पर सीधा ट्रोल होने लग जाते हैं, या एक्यूरेसी में भी अगर आपने कुछ मिस्टेक किया हेडलाइंस में तो सीधा आपको ट्रोल कर दिया जाता है। इस चीज़ का भी काफ़ी चैलेंज है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो नई पौध है या फिर जो नई फसल आ रही है मीडिया के क्षेत्र में, वो भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जागरूक है, और उससे भी इस बात का डर है कि अगर वो कहीं चूकती है या कहीं गलत करती है तो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी खतरे में है, और इस लिहाज से मीडिया इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से थोड़ी सी अलग है। अभी तक हमने बात की जो युवा मीडिया कर्मी हैं जो कि इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनके सामने क्या कुछ चैलेंजेस हैं, और किस तरह से आपने देखा कि सोशल मीडिया एक नए आयाम लेकर के आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस संस्थान के जो इस मीडिया में 10 से 15 साल काम कर चुके हैं, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये वक्त बीता कैसा। पूनम, अगर हम आपसे जानना चाहें, आपने डिफेंस से लेकर के बहुत सारी बीट्स कवर की, हिंदी जर्नलिज्म में आपने काफ़ी अच्छा, पिछले 15 साल को अगर आप डिफाइन करें, क्या कुछ चेंज आप देखती हैं? अजय, मैं 15 साल की बात करूं तो मीडिया ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, अच्छा दौर, बुरा दौर, सब तरीके का। लेकिन अगर मैं महिला पत्रकारों पे फोकस करूं तो महिला पत्रकार ज़्यादा सशक्त होकर उभरी हैं, उनको ज़्यादा स्पेस मिला है और वो ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। तो मुझे तो लगता है कि मीडिया का फ्यूचर भले बहुत चुनौतियाँ हैं लेकिन आगे ब्राइट ही है। लेकिन आपने एक अपना मुकाम ज़रूर बनाया, एक अलग तरीके से, एक जाना माना चेहरा टीवी इंडस्ट्री का। ओपी दास, बहुत बधाई, आज तो आपको अवार्ड मिला, पीएचडी लिख रहे हैं आप जेएनयू में। ये बताएं, 15 साल में कुछ शक्ल बदली, और अगले 15 साल 20 साल किस तरह से दिख रहे हैं आप? देखिए, मीडिया जिस तरह से अब बदल रहा है, जिस तरह का मीडिया पिछले हमने 15 सालों में देखा है, जो प्रिंट से निकलकर और मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न ख़ास तौर पर कहा जाए, उसका ग्रोथ हमने देखा। और इस समय हम उस जगह पे खड़े हैं जहां से वो एक नए युग में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और वो युग होगा बिल्कुल डिजिटल प्लेटफॉर्म का, बिल्कुल जहां आपको ऑडियो, वीडियो और इसके अलावा टेक्स्ट सब कुछ एक जगह मिलेगा, और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो हम अब बिल्कुल नई दुनिया में जा रहे हैं जहां हम जानते हैं OTT का दौर है, ओवर द टॉप जो पूरे कंटेंट आपको मिलता है। टेलीविज़न जो न्यूज़ है वो भी उसी फॉर्मेट में आपके सामने उपलब्ध होगा, और हो रहा भी है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, और मेरे ख्याल से हम लोग जो जिस तरह की ट्रेनिंग हमारी हुई है, हम लोग भी डे टू डे बेसिस पे सीख रहे हैं इस नई चीज़ों को, और अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस समय के लिए। सही कहा आपने कि नई चुनौतियों के लिए नई तरीके से तैयार करना होगा। कौशल भाई, आपने तो डेस्क पे भी काम किया, साथ ही साथ आप एकेडमिक में भी आप गए, तो क्या आज का जो एकेडमिया है वो भविष्य के चुनौतियों के लिए तैयार दिखता है, या उसको भी कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने आप? देखिए, चेंज तो करना पड़ेगा। पहले क्या कि हम रटवाते थे प्रिंट के लिए, टेलीविज़न के लिए, अब डिजिटल के लिए तैयार रहना है, और उससे भी बढ़िया सबसे ज़्यादा हो गया अब ऐप आ गए हैं।
कोई भी ऐप खोलो उस पर न्यूज़ तुरंत मिल रही है। तो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म हुआ है उसके लिए यूथ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यूट्यूब चैनल इतने आ गए हैं कि बच्चों को कहीं सीखने के लिए ज़रूरत नहीं, आप कोई भी यूट्यूब खुद का शुरू करो। टेक्निकल थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, एडिटिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, वॉइस ओवर भी करिए और लिखिए, 2-2 लाइन के टेक्स्ट लिखिए और हेडलाइन टाइप की स्टोरी बनाइए ताकि पब्लिक तक तुरंत पहुंचे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा बदलाव है और आगे आने वाले जनरेशन को ये सोचना पड़ेगा कि हम तुरंत एक्शन के लिए तैयार रहें। यानी जो एकदम तुरंत प्रतिक्रिया और एकदम एक्यूरेट हो, वो एक चैलेंज उभरा है और टेलीविज़न को टक्कर दे रहा है बुरी तरह से सोशल मीडिया। हमारे साथ विनोद अग्रवाल हैं जो कि इस वक्त जीएसटी नेटवर्क, जिसकी आप चर्चा इस वक्त सुन रहे होंगे, अभी इन्होंने ज्वाइन किया है। विनोद, किस तरह से आप देखते हैं जर्नलिज्म से आप एक तरह से पीआर के उसमें गए और कॉर्पोरेट प्रोफाइलिंग, ये पूरा का पूरा अपना एक स्पेस आप कैसे बना पाए और जो लोग फ्यूचर देख रहे हैं इसमें उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सब चीज कम्युनिकेशन है। पहले हम मैस कम्युनिकेशन, इस संस्थान से हमने मैस कम्युनिकेशन सीखा और मैस कम्युनिकेशन करते रहे। हमने कई सारे अखबारों में और टेलीविज़न में कम्युनिकेशन किया, पर अब हम टेबल के इस तरफ हैं। अब हमें कम्युनिकेशन करना है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। तो अब हम ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम टारगेटेड ऑडियंस तक जा करके अपनी बात पहुंचा पाए। और जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि अब ये बिल्कुल नया दौर है, टेलीविज़न या प्रिंट हर एक चीज़ इवॉल्व हो चुकी है। जब हम इस संस्थान में पढ़ते थे तो हमने देखा था कि न्यू मीडिया होता था टेलीविज़न। प्रिंट वाले लोग कहते थे कि टेलीविज़न से हम कैसे कॉम्बैट कर पाएंगे। अब न्यू मीडिया बिल्कुल अलग है, अब जो है डिजिटल का ज़माना है। 15 साल बाद हो सकता है न्यू मीडिया कोई और हो। तो चीज़ें लगातार बदल रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं बदली है वो है कम्युनिकेशन। अगर आप सही शब्दों का चयन करते हैं, सही भाव रखते हैं, तो किसी भी माध्यम से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप एक सफल कम्युनिकेटर हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है उसका जो की है वो एक तरह से संप्रेषण जो है आपको सरल भाषा में करना है, यानी जो गोल्डन रूल्स हैं वो अभी भी पत्रकारिता के वही बरकरार हैं। सुरेश जायसवाल के पास चलते हैं, जिन्होंने एक तरह से एक एडिटर के तौर पर बहुत सारे संस्थानों में काम किया। सुरेश जी, बहुत कुछ बदला है, लेकिन क्या जो गोल्डन रूल्स हैं पत्रकारिता के वो आज भी वही हैं, चाहे मीडियम बदल जाए, डिजिटल हो जाए, सोशल मीडिया आ जाए, क्या गोल्डन रूल्स वही हैं? गोल्डन रूल्स आप कह सकते हैं तो वहीं, जैसे हम लोगों ने 20 साल पहले जब पत्रकारिता के संस्थान में उस समय एडमिशन लिया था, उस समय हम लोग आए थे तो मतलब ये था कि टीवी इस समय नया है। 20 साल हो गए, लेकिन टीवी के रहते रहते हम लोगों ने दौर देखा वेब पत्रकारिता का। वेब पत्रकारिता के बाद अब जो नया दौर है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के बाद भी मुझे ये लग रहा है कि अब इस समय केवल और केवल मोबाइल पत्रकारिता चल रही है। तो गोल्डन रूल तो वही हैं खबर के, लेकिन खबर की जिस तरह से चीज़ें होती थी, बड़ी खबर, छोटी खबर, अब एक लाइन की खबर, आदमी उसमें आ गया। समय की कमी है, कम्युनिकेशन एक चुनौती बड़ी बन गया है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चुनौती हमारी यही है कि कम शब्दों में कैसे लोगों को जल्द से जल्द और कम शब्दों में हम खबर दे सकें। बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर के यही बात आती है कि आप जो भी संप्रेषण करें, जो भी कम्युनिकेशन करें, उसमें जो क्रेडिबिलिटी है वो इस वक्त शायद सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में या फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरह से फेक न्यूज़ या दूसरी तरह के कंटेंट की भरमार जो दिख रही है, अगर उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है तो आपकी जो विश्वसनीयता है उसको जाने में जरा भी वक्त नहीं लगता है। क्योंकि एक दूसरा मीडिया तुरंत आपको काउंटर करने के लिए उसी वक्त उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा दिखाई देता है। तो ये नई मीडिया की कुछ नई चुनौतियां हैं जिसके लिए शायद नई पीढ़ी को तैयार रहना होगा। आईएमसी के हेडक्वार्टर से आज वाई फैक्टर के इस विशेष प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। दीजिए टीम को इजाज़त। नमस्कार।